इसमें आप ये देखिएगा लोकल लेजेंड क्या होती है। बैलेड को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की लोक गीत जो होता है। फॉक बैलेड होता है, लिटरी बैलेड होता है, इन दोनों में थोड़ा अलग अलग है ना। फॉक बैलेड में कोई लोकल लेजेंड होता है, सिंपल लैंग्वेज होती है क्योंकि नैरेटिव कविता आप जानते हैं कंपैरेटिवली सिंपल होती है, म्यूजिक होता है क्योंकि ये गाने के लिए होता है। तो ये तीनों की तीनों क्वालिटीज किस में होती हैं, बैलेड में होती हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि बैलेड में लोकल लेजेंड्स भी होता है ना, कोई लोक कथा होती है, कहानी होती है, सिंपल भाषा होती है और म्यूजिक भी होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ही इज अक्लेम्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ सोसाइटल बिहेवियर टुवर्ड्स बिलोंगिंग to the poor and unprivileged class and caste of India. He is none other than, अच्छा ये चार नाम है, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, जयंत महापात्रा और अरुण कोलाटकर। अब ये देखो दोस्तों, एक कहते हैं ना कि दबे कुचले वर्ग को जिसने आवाज दी है ना, कैरेक्टर्स दिए थे, एक तो दिया बखा, एक दिया मनु। बखा जो था वो था अनटचेबल का, है ना, बखा तो था अनटचेबल में। और मनु जो था वो था कूली में। बखा का कैरेक्टर था एक स्वीपर था, है ना, जो कहते हैं कि सफाई करता था, हम हरिजन कहते हैं जैसे, है ना। मनु एक कूली था जो एक बूढ़ी महिला को पहाड़ियों में रिक्शा खींचता था उसकी। ये जो अनप्रिविलेज क्लास थी, दबी हुई क्लास थी, इनके बारे में बात करने वाला मुल्कराज आनंद है ना, जिन्होंने समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग को आवाज दी, उनमें से एक थे मुल्कराज आनंद। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, ये जो तीनों नॉवेलिस्ट थे, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव, इन सभी की फिलॉसफी में कहीं ना कहीं गांधीयन दर्शन शामिल था। दे वर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। एज फार एज आर के नारायण इज कंसर्न, हिज मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स लाइक, आप देखिएगा इनका एक था वेंडर ऑफ स्वीट्स, है ना, कहीं ना कहीं उसमें देखिए पूरा का पूरा गांधीयन दर्शन से प्रभावित था, जो जगन था। मुल्कराज आनंद का अगर आप देखें तो ये अनटचेबल है, इसमें तो गांधी जी आते भी हैं। उस समय ये था, द फिलॉसफी एंड टीचिंग्स ऑफ गांधी वर द मोस्ट पॉपुलर थीम्स, और उसी को इन्होंने तीनों ने ही कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया, जिसमें आर के नारायण ने सबसे ज्यादा किया। Which of Anita Desai's novel was adapted into an English film and what award was given to the film? अच्छा, अगर आप अनीता देसाई की बात करें, है ना, she was almost 3 times shortlisted for the Booker Prize, although she never won that. As far as her daughter is concerned, Kiran Desai, she won the Booker Prize for Inheritance of Loss, but she was shortlisted 3 times, but she never won it. Her best novel was In कस्टडी, इनका बेस्ट नॉवल था इन कस्टडी, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल भी मिला था ना, राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलता है फिल्म को 1991 या हाँ उसके आसपास मिला था। ये एक फिल्म थी इन कस्टडी। इनकंक्लूसिवनेस इज द मार्क ऑफ। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा समझना होगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को। मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म जो मुख्य बातें दोनों के अंदर अंतर था, ये तो कहता है रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, of literature. ये मिक्सचर ऑफ फॉर्म्स यूज करता है। एप्लीकेशन ऑफ रैशनैलिटी,
ये रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्शन। ये विश्वास करता है एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ। ये पॉइंट्स क्योंकि आए नहीं, अब ये आ सकते हैं ना, रिपीट नहीं होते। ये कहता है देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ट्रुथ। एक बार इनको हम समझेंगे। देखो इसने क्या क्या कहा है। मॉडर्निज्म जो था वो विश्वास करता था किसमें? रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स। मॉडर्निज्म जो था इट वाज अ मूवमेंट ऑफ स्टाइल, इसमें सारी क्लासिकल फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो डेलिब्रेट जो है यूज करता है मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स, डेलिब्रेट यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टाइल, यानी क्लासिकल ट्रेडिशनल सारी फॉर्म्स को मिला के ये लिखता है। एक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी मानता है, यानी कि तर्क और आप कह सकते हैं कि रैशनैलिटी का यूज करता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म तर्क और रैशनैलिटी को पूरी तरह से नकार देता है। एक एब्स्ट्रैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ में विश्वास रखता है और दूसरा उसको नकार देता है। अब इसी में देखिएगा इनकंक्लूसिवनेस जो थीम थी वो कौन से की थी? इनकंक्लूसिवनेस जो थीम है वो है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की, है ना। इनकंक्लूसिवनेस जो है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की कॉमन थीम थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस गिव्स यू, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक थॉट था। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दोस्तों क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक थी। टेक्निक मतलब एक तरह की पद्धति थी, है ना, नरेशन की पद्धति थी। इसमें क्या किया जाता था, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइट्री में टर्म था जिसमें एक कैरेक्टर पूरी स्पीच बोलता है। सलीलकवी ड्रामा में हुआ जिसमें एक कैरेक्टर आके बोलता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिसनर होता है, सलीलकवी में कोई लिसनर नहीं होता, ऑडियंस सुनती है। अब फिक्शन के अंदर जैसे नॉवल या शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक नरेशन की टेक्निक बनाई गई जिससे कहा गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या किया जाता है? स्ट्रीम का मतलब होता है एक बहाव, फ्लो। कॉन्शियसनेस का मतलब हम मान सकते हैं थॉट्स, तो विचारों का एक बहाव। जैसे एक इंसान के दिमाग में विचार आते हैं, है ना। इट वाज अ टेक्निक ऑफ मॉडर्न फिक्शन in which the writer tries to encapture or give a written form to the flow of thoughts as they come to human mind। यानी इंसान के दिमाग में जिस फ्लो के साथ थॉट्स आते हैं the writer tries to narrate it in the similar form। उसी बहाव के साथ, उसी गति के साथ राइटर उसको लिख देता है नॉवल के अंदर। अच्छा, जब वो लिखता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, लाइक अवॉइडिंग दी पंक्चुएशन मार्क्स, अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं क्योंकि जब हमारा दिमाग सोचता है तो उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कुछ ग्रामर के हिसाब से नहीं सोचता। इन सभी टेक्निक्स को अगर आप सही ढंग से देखें कि उसने सबसे बेहतरीन यूज़ किया है तो जेम्स जॉयस का एक नावल था यूलिसिस, 1922 में आया। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, although there are others also like Virginia Woolf and Faulkner and others, and Toni Morrison, of course, they are other stream of consciousness writers too. But the most popular and most important example of stream of consciousness was a novel by James Joyce titled Ulysses, which was published in 1922. So, stream of consciousness tries to encapture the flow of thought as they come into human mind, है ना? Each thought is orderly and logical. See, logical and ऑर्डरली हो ही नहीं सकते। हमारा दिमाग कभी लॉजिक से नहीं सोचता, कभी एक विचार कभी दूसरा विचार, इनकोहेरेंट होता है वो, है ना, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अ नरेशन डिवोटेड टू एन एक्सटर्नल अकरेंस, बाहर क्या हो रहा है उसको नरेट करना नहीं, ये विद इन द माइंड क्या हो रहा है उसको नरेट करता है, बाहर नहीं, जो दिमाग के अंदर अकरेंस हो रही है। ए फ्लो ऑफ थॉट नॉट हैविंग कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन,
देखो इसमें एक फ्लो ऑफ थॉट नरेट किया जाता है, नॉट हैविंग कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन, यानी जिसमें कोई तर्क या ऑर्डर नहीं होता उसको। इजी टू रीड लेक्चर भी नहीं होता ये जो होता है ये फ्लो ऑफ थॉट को इनकोहेरेंट मैनर में आप जो है वर्णन करते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द टू वर्ल्ड वॉर्स इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ विच एज। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही बात की थी कि लिटरेचर कौन सी एज के इन्फ्लुएंस हुए, तो वो तो दोनों ही एज हुए है ना। जैसे मॉडर्निज्म खत्म हो रहा था तभी ये शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म भी इससे प्रभावित हुआ। जहाँ तक पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है, मूलतः जिसने दोनों वर्ल्ड वॉर देख लिए थे वो आंदोलन होगा, वो होगा कौन सा, पोस्ट मॉडर्निज्म। और विक्टोरियन एज आप जानते हैं कि उस समय तो मॉडर्न एज शुरू भी नहीं हुई थी और कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं था। एलिजाबेथन एज के टाइम भी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, देखो ये दोनों में से ही, लिटरेचर तो दोनों का ही प्रभावित था, इसलिए आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। वैसे ज्यादा बेहतर विकल्प तो पोस्ट मॉडर्निज्म होता, लेकिन डिलीटेड। पर मॉडर्निज्म भी है ना भाई आरपीएससी, क्योंकि साहित्य प्रभाव आने वाले युद्ध का पड़ ही जाता है ना, विटनेस नहीं किया। Who in God of Small Things discovered that the secrets of the great stories is that they have no secret। God of Small Things में किसने ये रियलाइज किया कि महान कहानियों का सीक्रेट ये है कि उनका कोई सीक्रेट ही नहीं होता। अच्छा ये आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक कथकली डांसर थी है ना, शी रियलाइजेस दिस। Which among the following is not true about जंगलनामा written by अमिताभ घोष। अब देखो जंगलनामा एक ग्राफिक वर्स नॉवल था है ना, उसकी बात करेंगे अमिताभ घोष की। इट इज अ ग्राफिक वर्स नॉवल। देखो पहला ऑप्शन यही है, अमिताभ घोष वाज अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर जंगलनामा। इट इज अडेप्शन ऑफ द medieval Bengali tale about the Sundarbans forest goddess Born Baby। The story of Jangalnama explores themes of greed and ecological misadventure। अच्छा जंगलनामा क्या है मित्रों, जंगलनामा सुंदरबन की जो पॉपुलर मिथ था उसके ऊपर लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि बॉर्न बेबी नाम की जंगल की देवी है जो उस जंगल को प्रोटेक्ट करती है। इसकी कहानी में दिखाया गया है कि एक डॉकिन राय करके एक स्पिरिट है, आत्मा है, जो भी सुंदरबन में लोगों का शिकार करती है, शेर बन के शिकार करती है वो, मतलब टाइगर के फॉर्म में जो भी जाता है जंगल में उसका शिकार करती है। तो वहाँ के लोग प्रार्थना करते हैं तो बॉर्न बेबी कहीं दूर से आती है और शाह जंगोली उसका ब्रदर था वो आते हैं और वो डॉकिन राय को कैद कर लेते हैं अपनी ताकत से और एक विशेष हिस्से में उसको रोक लेते हैं। तो ये एक वर्ड्स अडेप्शन नॉवल था, सुंदरबन की कहानी भी थी। अब इसमें क्या होता है कि दिखाया गया दूर कहीं कुछ लालची लोग थे जो जंगल से लकड़ियाँ, चंदन, वैक्स चुराना चाहते थे। तो वो एक दुखी नाम के लड़के को अपने साथ लाते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमारा साथ देगा तो हम तुझे कुछ पैसा देंगे, तेरी शादी भी करा देंगे। वो बेचारा सुंदरबंस में आ जाता है और सुंदरबंस में वो कहाँ फंस जाता है, वो डॉकिन राय वाले इलाके में फंस जाता है। अब डॉकिन राय उसका शिकार करने ही वाला था कि वो बॉर्न बेबी को याद करता है और बॉर्न बेबी फिर उसकी रक्षा के लिए आ जाती हैं। तो एक पॉपुलर मिथ है, टेल है सुंदरबन के बारे में, है ना। देखो ये सही है कि ये ग्राफिक वर्स नॉवल था, ये भी सही है कि अडेप्शन मेडिवल बंगाली टेल की है, सुंदरबन की गॉडेस बॉर्न बेबी की। इसमें ग्रीड और इकोलॉजिकल मिसएडवेंचर की थीम भी है ना, ग्रीड वो वैक्स और वुड्स लेने आते हैं ना। इसमें एक ही तथ्य गलत है, वो है कि अमिताभ घोष को इसके लिए कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था, इनके लिए इनको कोई कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज नहीं मिला था। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद द मूवमेंट दे रिप्रेजेंट। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसमें मूवमेंट की बात करें, है ना, पहली राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, मूवमेंट है प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। अब आप इनको देखो कलेक्शन में देखो तो वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो किससे जुड़ी हुई थी। वर्जीनिया वुल्फ अभी मैंने आपको बताया ये जुड़ी थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थे। जीन पॉल सार्टर जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की मूल फिलॉसफी देते हैं, है ना, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। ये कहते हैं
एसेंस जो है वो प्रोसीड करता है एग्जिस्टेंस को, और ये मूल फिलॉसफी बन गई एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी की। अस्तित्ववाद जो कहते हैं जीन पॉल सार्टर, इसके मुख्य प्रणेताओं में से एक माने जाते हैं जीन पॉल सार्टर। ठीक है, अब अगले हैं डांटे गैब्रियल रसेती। दांते गैब्रियल रसेती जिन्हें दांते गैब्रियल रसेती, जिन्हें डीजी रसेती भी कहा जाता है। अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन किया ही था पिछले में। प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड के जो कहते हैं प्रणेता माने गए, फाउंडर माने गए, वो ये माने गए है ना, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो को इनकी जासूसी कहानियों के लिए जाना जाता है। गॉथिक फिक्शन का इनकी कैटेगरी है। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर जो थे वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। ये ज़्यादातर जुड़े रहे, वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें सैमुअल बेकेट भी थे इनके साथ शामिल। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो था वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का ही एक पार्ट था। तो हैरोल्ड पिंटर और सैमुअल बेकेट। अब देखो, अगर हम इनको सही से देखें तो ए के नीचे तो आना चाहिए, ए तो कौन सा आएगा, एक के नीचे आना चाहिए ए, सॉरी एक के नीचे आना चाहिए, एक के साथ होना चाहिए वर्जीनिया वुल्फ का है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ तो होना चाहिए सी। जीन पॉल सार्टर का होना चाहिए एग्जिस्टेंशियलिज्म, यहाँ होना चाहिए डी। दांते गैब्रियल रसेती का होना चाहिए ए। एडगर एलन पो का होना चाहिए ई। हैरोल्ड पिंटर का होना चाहिए बी। अब इसमें एक भी ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा कि एक का क्या हो, सी हो। देखो, एक का सी, दो का ई, नहीं दो का ई गलत हो गया था ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को फाइनली क्या किया गया था, डिलीटेड बाय आरपीएससी, क्योंकि ऑप्शंस गलत हो गए थे। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक का तो होना चाहिए, वो होना चाहिए सी। दो का जो होना चाहिए जीन पॉल सार्टर का, वो होना चाहिए एक्सटेंशनलिज्म, डी। और तीन दांते गैब्रियल रसेती का होना चाहिए ए। चार एडगर एलन पो का होना चाहिए डी, सॉरी चार एडगर एलन पो का होना चाहिए ई। और हैरोल्ड पिंटर का होना चाहिए बी। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, इसलिए डिलीटेड बाय आरपीएससी, इसे आरपीएससी ने हटा दिया था। अच्छा मित्रों, हमारा उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हमारा ये ऑफर चल रहा है। इसमें उत्कर्ष शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक, अप टू 90% तक डिस्काउंट मिल रहा है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको फॉर 3 मंथ्स, विच मीन्स द वैलिडिटी एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स। रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। इसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ यू गेट द रिकॉर्डेड कोर्स एब्सोल्युटली फ्री। इसी में आप देखिएगा कड़ी में उत्कर्ष बुकशाला की रीड की पुस्तकों पर भी आप देखिएगा लगभग आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। इस कड़ी में रीड इंग्लिश टीचिंग मेथड्स की बुक 63 की आपको मिल रही है। संस्कृत की शिक्षण विधियां रीड लेवल 1 एंड 2 की 63 में। रीड लेवल 1 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां 63 में। रीड लेवल 2 की विज्ञान की शिक्षण विधियां 63 में। रीड लेवल 1 एंड 2 की हिंदी शिक्षण विधियां भी 63 में। रीड लेवल 2 की सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां 84 में। रीड लेवल 1 एंड 2 की बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 184 में। उत्कर्ष बुकशाला की ग्रेड 1st, 2nd, 3rd की पुस्तकों पर भी अप टू 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। व्याख्याता अंग्रेजी, इसकी 640 की बुक है। शिक्षण द्वितीय श्रेणी भारतीय अर्थव्यवस्था की 680 की। ग्रेड 2nd शिक्षक इंग्लिश की 220 और ग्रेड 3rd अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 1 की 880 की और 3rd ग्रेड अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2nd हिंदी वो भी 720 की। अच्छा देखो मित्रों, हम टोटल मिला के इसमें क्वेश्चन नंबर 126 की ओर बढ़ रहे हैं। Which among the following does not employ the stream of consciousness technique? इनमें से कौन से वाले वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया है ना, ये कह रहा है कि नहीं किया गया है। पहला है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। एक नॉवेल्स थी फेमस है ना, जेन ऑस्टन।
एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर की थी एज आई ले डाइंग, बिलवेड बाय टॉनी मॉरिसन और मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब देखो मित्रों, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन कौन से राइटर जुड़े हुए हैं। है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन कौन से राइटर्स जुड़े हुए हैं। वर्जीनिया वुल्फ इसमें है, फॉकनर इसमें है, जेम्स जॉयस इसमें हैं, टॉनी मॉरिसन भी इसमें है। अब ये राइटर सारे इसमें हैं ही। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टन ने लिखा था। जेन ऑस्टन ने जब लिखा तब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम की टेक्निक आई ही नहीं थी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अभी हमें क्वेश्चन नंबर, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है डिस्क्राइब्स द वर्ड एज परप्लेक्सिटी या डिफिकल्टी एंड जैक्स डेरिडा एज a text most doubtful or contradictory moment. The word in postmodernist criticism is, अब देखो इसमें कौन सा है ना, सीधी सी बात है, अपोरिया नाम का शब्द था जिसे जैक्स डेरिडा ने कहा एक कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, स्थिति आती है, कभी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्थिति आ जाती है, उसी को उसने टर्म दिया था अपोरिया। गॉथिक मूवमेंट फोकस्ड ऑन, अच्छा गॉथिक मूवमेंट जो था, गॉथिक मूवमेंट या गॉथिक फिक्शन सेंटर्स ऑन, फोकस इज ऑन द गॉथिक एलिमेंट। व्हाट इज दिस गॉथिक एलिमेंट? गॉथिक जो था वो मेडिवल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था, जो बिल्डिंग थी ना आर्किटेक्चर की, उससे जुड़ा हुआ था। इसलिए एक डरावनापन हुआ करता था मध्यकालीन समय में, जो बिल्डिंग्स बंगले होते थे, मैंशंस होते थे या टावर्स होते थे, उनकी बनावट थोड़ी सी हॉरर होती थी, डरावनी होती थी। तो उसी से जुड़ा हुआ है गॉथिक फिक्शन। तो गॉथिक फिक्शन बात करता है मकैबर हॉरर वायलेंट एलिमेंट्स की, एक डार्क रोमांटिसिज्म का ही एक, जो कह सकते हैं आप एज एन एग्जांपल ऑफ डार्क रोमांटिसिज्म। अब पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री से गॉथिक फिक्शन का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम प्लेस फिल्म भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए थे। लव एंड हैप्पीनेस, लव एंड हैप्पीनेस से भी नहीं था, क्योंकि गॉथिक फिक्शन में आप लव की जगह रोमांस तो दिखाते हैं, लेकिन वो डार्क रोमांटिसिज्म होता है, तो हैप्पीनेस उसमें फाइनली नहीं होती। रीजन एंड रैशनैलिटी, रीजन एंड रैशनैलिटी को तो साइड में रखा जाता है जब हॉरर एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, अब देखो कहीं ना कहीं ये जो है इसी को गॉथिक फिक्शन कहा जाता है, और ये माना जाता है एक तरह से किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ डार्क रोमांटिसिज्म। पार्ट ऑफ डार्क रोमांटिसिज्म, ये एक डार्क रोमांटिसिज्म का पार्ट था। इसमें आप मान के चलिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल था वो था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो। Was the first important example. होरेस वॉलपोल का था कासल ऑफ ट्रेंटो, ये पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था गॉथिक फिक्शन का। लगभग 1764 के आसपास से आया। होरेस वॉलपोल ने एक नावल लिखा था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था गॉथिक फिक्शन का। दी बोट राइड वॉज रिटन बाय, अच्छा देखिए बोट राइड और काला घोड़ा और जजूरी ये कुछ कलेक्शंस थे किसके, अरुण कोलाटकर के, है ना। बोट राइड कविता थी अरुण
कोलाटकर की। तो अरुण कोलाटकर एक मराठी पोएट थे। फेमस फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स जजूरी। मैंने कल भी आपको बताया था, जजूरी का प्रश्न भी आया था। जजूरी नाम का कलेक्शन उन्होंने लिखा था और वो पुणे महाराष्ट्र की एक तीर्थ स्थान है खंडोबा देवी का, उसके ऊपर ये लिखा गया एक कलेक्शन था, जिसके लिए इनको कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला था 77 में। आज का हम जो लास्ट प्रश्न करेंगे वो करेंगे 130 नंबर, है ना। The strophe, antistrophe and the apod are parts of which classical literary device? स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपॉड किसके पार्ट हैं? अच्छा देखो मित्रों, माना जाता है कि लिटरेचर की सबसे पुरानी फॉर्म्स में मानी जाती है ओड। ओड जो थी प्राचीन ग्रीक परंपरा थी, उसमें एक कोरस हुआ करता था, लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट और सेंटर में वो गाया करते थे स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपड। अब ये जो था पार्ट किसका था? ये था ओड का। ओड भी मानिएगा, कौन सी ओड? पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड जो थी नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोएट पिंडार। ग्रीक पोएट पिंडार थे, उनके पीछे जो उनकी नाम के पीछे जो पड़ी थी पिंडारिक ओड, उसमें 3 पार्ट हुआ करते थे। कौन कौन सा? स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और ईपॉड करके थे। और ये इनका जो दूसरा था ओड का प्रकार, वो हॉरेशियन ओड का था। हॉरेशियन ओड जो थी वो रोमन थी। तो दे आर पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड। खैर दोस्तों, हम इसको अंतिम क्लास में इसको पेपर को कंप्लीट करेंगे। कल हम इसकी इसी समय मिलेंगे और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। आज यहीं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। धन्यवाद।